गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा है 4th यूनिट का फर्स्ट चैप्टर और उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो उसका बेसिक चीज़ें जो है हमने डिस्कस की थी लास्ट डे। आज हम डिस्कस करेंगे जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हुए, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट टू द बायोटेक्नोलॉजी। किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी। किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कंसेप्चुअल डेवलपमेंट का मतलब होता है, आपने रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ा उसके अंदर आपने दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आपने ये भी देखा कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं विद कंपैरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसकी कम एडवांटेज हैं, सेक्सुअल की ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आता है? वेरिएशंस आते हैं। क्या आते हैं? वेरिएशंस। और वेरिएशन जो है आपके इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वेरिएशंस किसके अंदर आते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब क्यों आते हैं? क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स के गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं। इसी वजह से आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी चीज़ दिखाई देती है आपको? वेरिएशंस दिखाई देती है। दूसरी है बेटा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है? एसेक्सुअल में आपका जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। मतलब जैसा पेरेंट्स के अंदर जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल वैसे के वैसे आपके किसके अंदर मिलेंगे? जो आपकी अगली जनरेशन प्रोड्यूस्ड होगी, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होंगे, उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रिजर्वेटिव जेनेटिक कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रोसेस है, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा वेरिएशंस लेके आता है या ज़्यादा एडवांटेजेस हैं ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आते हैं उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, वो बेस क्या है बेटा? वो बेस है आपका हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके अंदर तो बेटा रैंडम प्रोसेस होगा। रैंडम मतलब उसमें तो कोई भी जब गैमीट्स का आपस में फ्यूजन होगा या उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा या सेल्स के बीच में होगा तो उसमें तो रैंडम प्रोसेस होगा जिसमें डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों तरह के जीन्स आपके इंक्लूड हो जाते हैं अगली जनरेशन के अंदर। और हमें चाहिए सिर्फ कौन से? डिजायरेबल जो जीन्स है वही चाहिए अगली जनरेशन में। अनडिजायरेबल जो जीन्स हैं जिनका कोई यूज नहीं है, जो अनयूजफुल कैरेक्टर्स आपके शो करते हैं, ऐसे जीन्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? ये दोनों के दोनों जीन्स डिजायरेबल भी और अनडिजायरेबल भी, जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूजन होता है दो अलग अलग गैमीट का या सेल्स का, तो अनडिजायरेबल जीन्स भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। हमें क्या करना है? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से आगे बढ़ना है और एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करना है जो आपने प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ी थी कि भाई आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो दो ही थे बेटा। एक तो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, एक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग थी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? सिर्फ डिजायरेबल जो जीन्स हैं सिर्फ उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको ही क्या किया जाता है? अगली जनरेशन के अंदर ऐड किया जाता है या गैमीट के अंदर ऐड किया जाता है ताकि वो आपस में फ्यूज होकर क्या कर सके? फ्यूजन के बाद अगली जनरेशन में सिर्फ डिजायरेबल जीन्स को ही आपके प्रोपगेट कर सके अगली जनरेशन। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन से अगला स्टेप है या एडवांस स्टेप है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन्स को ही अगली जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। अनडिजायरेबल जीन्स जो है उनको क्या कर दिया जाता है बेटा? रिमूव कर दिया जाता है। तो ये आपका कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ था भाई। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है उनसे अलग हटके इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग नाम की एक टेक्नोलॉजी आई जो क्या करती है? आपके सिर्फ डिजायरेबल कैरेक्टर्स को ऐड करती है, अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स को वो क्या कर देती है? रिमूव कर देती है। ठीक है। तो ये आपका क्या था? ट्रेडिशनल मेथड था। इसके बाद कहता है कि आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, आपने एक टेक्निक पढ़ी थी, हमने डिस्कस किया था उसको PCR। कौन सी थी बेटा? PCR।
पीसीआर टेक्निक के अंदर हमने क्या देखा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा अगर डीएनए का आपके पास है तो उस छोटे से टुकड़े से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट डीएनए की फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं, कंप्लीट डीएनए की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैसे प्रोपेगेट होती है, देखिए आपका पूरी डीएनए के अंदर एक ओआरआई होता है। ओआरआई का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओआरआई एक सेगमेंट होता है डीएनए के अंदर जो क्या करता है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। पीसीआर के अंदर भी ओआरआई की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस सेगमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हो अगर उस सेगमेंट के अंदर ओआरआई नहीं है तो फिर आपकी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी तो आपकी पूरी डीएनए नहीं बनेगी। आपको जान के हैरानी होगी, पूरे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, पॉपुलेशन आपकी कितनी भी 8 अरब है या 8.5 अरब है, जितनी भी है, उन सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर 99% डीएनए कैसी होती है, सेम। कैसी मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। उसके अंदर कोई भी आपका चेंज नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस किसमें होता है, 1%। और इसी 1% डीएनए को रिकॉग्नाइज करके हम ये पता लगाते हैं कि ये जो सैंपल हमारे पास है ये किस ह्यूमन बीइंग का है, ठीक है। तो उसके लिए आपका पीसीआर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिस भी डीएनए सेगमेंट के पास होगा वो अपनी कंप्लीट डीएनए की फॉर्मेशन कर सकता है, और अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसी डीएनए मॉलिक्यूल के पास नहीं होता तो फिर वो आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। पहला रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बना, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकम्बिनेंट डीएनए का बता देता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे बना था रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए भी कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, आरडीएनए भी कहते हैं, ठीक है। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनी थी बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए जो है ये आपके पास हम मान लेते हैं कोई भी सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। ये सेल के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है सर्कुलर फॉर्म में। बाहर क्या है, कोई भी प्लाज्मिड है आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए है। यहां पे हम क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे, इंजीनियरिंग। और जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस अनडिजायरेबल जीन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। कर दिया हमने रिमूव, और जो डिजायरेबल जीन है उसको कट लगाने के बाद यहाँ से अलग किया जाता है। अलग करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो आपको चाहिए था जीन वो प्लाज्मिड डीएनए से निकाल के हम ओरिजिनल डीएनए के अंदर ऐड कर देते हैं, और ओरिजिनल डीएनए में जो भी अनडिजायरेबल आपके जीन्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो पहले जो कॉम्बिनेशन था डीएनए के अंदर प्यूरिन और पाइरिमिडीन का वो अलग था, और अब जैसे ही आपने डिजायरेबल जीन ऐड किया तो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो अलग हो गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन बदलता है डीएनए का, डिजायरेबल जीन ऐड करने की वजह से किसके अंदर से, प्लाज्मिड डीएनए के अंदर से, उस प्रोसेस को या उस बनने वाले डीएनए को क्या कहा जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। क्या कहेंगे बेटा उसे, रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिकम्बिनेंट डीएनए पहले कैसे आपकी स्ट्रक्चर की गई थी, कैसे बनाई गई थी। तो देखिए इसके अंदर एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है। एंजाइम्स आपका रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं। एक होती है आपकी सर्कुलर डीएनए जो आपकी न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, एक होती है बेटा प्लाज्मिड डीएनए जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर। तो हमें क्या करना है, जो एंजाइम्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। इसमें एंजाइम कौन कौन से चाहिए, एक तो लाइगेज चाहिए, एक मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर, और एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चाहिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये 3 एंजाइम आपके पास होने जरूरी है रिकम्बिनेंट डीएनए अगर आपको बनानी हो। तो देखिए क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बेटा चेंज होंगे जिस तरह का आपका सेल होगा।
अगर मान लीजिए फंगस का है तो फंगस टाइप का चाहिएगा, और अगर मान लीजिए बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया का चाहिएगा, या और कोई ऑर्गेनिज्म है, वायरस है तो वायरस के अलग टाइप का एंजाइम चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? देखिए, बैक्टीरियल सेल वाल अलग कंपोनेंट से मिलकर बनती है, फंगल सेल वाल अलग कंपोनेंट से मिलकर बनती है, और आपके दूसरे जो बच गए, चाहे वो आपके वायरसेस हों या प्रोटोजोन्स हों, उनकी सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन अलग कंपोनेंट से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो सर्कुलर डीएनए उसको सेपरेट करना है, और सर्कुलर डीएनए कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल वाल है या सेल मेम्ब्रेन है, इसको रैप्चर करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको तोड़ पाओगे तब जाके आप सर्कुलर डीएनए तक पहुंच पाओगे और उसको अलग कर पाओगे। तो पहला स्टेप तो क्या होता है कि जो सेल वाल है उसको डिसोल्व किया जाए या रैप्चर किया जाए। पहले हम उसको क्या करेंगे? रैप्चर करेंगे। जब आप रैप्चर कर लोगे इसको, तो रैप्चर करने के बाद क्या होगा, ये जगह खाली हो गई जहां से आप एंट्री कर सकते हो। एंट्री करने के बाद कहां पे पहुंचोगे आप? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास पहुंचने के बाद आप क्या करोगे? सर्कुलर डीएनए को सेपरेट करोगे, अलग करोगे। जब सर्कुलर डीएनए आपकी सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, तो उसके बाद आपका काम होता है किसका? मॉलिक्यूलर सीजर का। आपने यहाँ से प्लाज्मिक डीएनए को भी अलग कर लिया और सर्कुलर डीएनए को भी अलग कर लिया। दोनों के डायग्राम बना देता हूं मैं। ये आपका सर्कुलर डीएनए का एग्जाम्पल है और ये आपका प्लाज्मिक डीएनए का एग्जाम्पल है। तो सर्कुलर डीएनए के अंदर मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल किया जाता है, और आपका प्लाज्मिक डीएनए में भी मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मॉलिक्यूलर सीजर क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका डीएनए के सेगमेंट्स को कट करने वाला एंजाइम है। तो डिजायर्ड जितने भी चाहिए आपको जीन्स, भाई एक जीन आपको रिमूव करना है और वो जीन आपका मान लीजिए 4 बेस पेयर से बना है या 10 बेस पेयर से बना है या फिर 15 बेस पेयर से बना है, उसी हिसाब से आपके मॉलिक्यूलर सीजर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का इस्तेमाल होता है। जितने तरह के आपके बेस पेयर होंगे जीन के अंदर, उसी तरीके का मॉलिक्यूलर सीजर इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो आपका सर्कुलर डीएनए में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो पोर्शन है ये अनडिजायरेबल जीन का है। किसका है? अनडिजायरेबल जीन का। जब अनडिजायरेबल जीन यहाँ पे आपका मौजूद है तो उसे क्या किया जाएगा? मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से इसके दोनों साइड में कट लगाए जाएंगे। कट लगा दिया हमने। कट लगाने के बाद यहाँ से आपका जो डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट, इसको रिमूव किया जाता है। रिमूव कर दिया क्योंकि ये तो किसी काम का ही नहीं है, अनडिजायरेबल है, तो इसको कट करके रिमूव कर दिया, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्लाज्मिक डीएनए के अंदर हमें डिजायर्ड जीन की खोज रहेगी कि वो डिजायर्ड जीन कहाँ पे मौजूद है। मान लीजिए आपका हेयर कलर है, हेयर कलर आपका वाइट है या ब्राउन है और आपको चाहिए ब्लैक, तो आप क्या करोगे? जो हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है आपकी बॉडी के अंदर, पहले तो उसको रिमूव किया जाएगा मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से, फिर उसके बाद ब्लैक हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो प्लाज्मिक डीएनए के अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफाई करने के बाद मॉलिक्यूलर सीजर क्या करेगा? उसको कट करेगा दोनों साइड से। तो ये सेगमेंट आपका अलग हो गया। इस सेगमेंट को कहाँ पे पेस्ट कर दिया जाएगा? इस सर्कुलर डीएनए के ऊपर पेस्ट कर दिया जाएगा। पेस्ट किसकी हेल्प से होगा बेटा? लाइगेज। जोड़ने वाला जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? लाइगेज। और कट करने वाला जो एंजाइम होगा वो कौन सा होगा? मॉलिक्यूलर सीजर। तो मॉलिक्यूलर सीजर से हमने क्या किया? अनडिजायरेबल जीन को कट करके अलग कर लिया, प्लाज्मिक डीएनए में से डिजायरेबल जीन को कट करके अलग कर लिया, और दोनों को लाइगेज की हेल्प से क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया या चिपका दिया। जब चिपका दोगे और फिर इसकी क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन करोगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन जब आप करोगे तो रिप्रोडक्शन से क्या होगा? 2 नए आपके बैक्टीरियल सेल्स प्रोड्यूस्ड होंगे, और उन दोनों सेल्स के अंदर आप देखोगे कि जो डिजायरेबल जीन आपने ऐड किया था, दोनों के अंदर एक एक कॉपी उसकी मौजूद है और वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए आर्टिफिशियली बनाई जाती है। और ये मत सोचिए कि ये जो प्रोसेस है, ये टेक्निक है, सिर्फ इंसान ही इस्तेमाल करता है। नहीं, ये नेचर भी इस्तेमाल करती है। नेचर के अंदर भी ये मौजूद रहता है, वो नेचुरली होता है, और नेचुरली जो होता है उससे आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे होता है। वेरिएशंस जो आती हैं या फिर जो म्यूटेशन आती है तो आपको पता चल जाता है म्यूटेशन अचानक से होने वाला बदलाव है। तो म्यूटेशन जो है वो किसकी वजह से आता है? आपका नेचुरल जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए का प्रोसेस होता है उसकी वजह से आता है। ठीक है। तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग थी। आर्टिफिशियल जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो
कैसे बनाई जाती है।